अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़ेब पराचा है और मैं एक इसी से मेंबर हूँ और इसी के साथ साथ आईटी की फील्ड में तकरीबन 2016 से सीख भी रहा हूँ, स्टूडेंट भी हूँ आईटी का, काम भी कर रहा हूँ, लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूँ और अपना खुद का सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा और साथ ही साथ एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है जहाँ पर मैं आईटी की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। और रही बात इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के पढ़ाने की, तो जिस दिन से ये सब्जेक्ट आई कैप में आया है उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक ये पढ़ा रहा हूँ। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि डे 1 से जब स्टार्ट हुआ और तब से एक आपको एग्ज़ामिनर की अप्रोच का आइडिया होता है कि कैसे वक्तन फ़वक्तन एग्ज़ामिनर ने अपनी अप्रोच चेंज की और अब उसकी अप्रोच क्या है, वो आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करता है, उससे आपसे किस तरह के सवाल पूछने हैं और वो क्या चाहता है कि जब बच्चा एग्ज़ाम के लिए आए तो किन एरियाज़ को प्रिपेयर करके आए, वो सारी बातें इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों जो हम बात करने वाले हैं उसको हम दो पोर्शन पे डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन ये होगा जिसमें मैं आपसे जनरल बातें करूँगा, आपको मैं थोड़ा इस पेपर के बारे में बताऊँगा, पेपर पैटर्न के बारे में बताऊँगा, आप लोगों को किस तरह से इस पेपर को पढ़ना है, डे 1 से क्या रखना है, ऐसी रूटीन जो कि आपको आने वाले वक्त में मोटिवेटेड भी रखे और जिससे आप अच्छे तरीके से और बिना किसी टेंशन के सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर सके, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। फिर दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो चैप्टर आज की क्लास में हमने शुरू करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का जो हमारा सब्जेक्ट है, अब जब भी ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर स्टार्ट करते हैं तो दो तरह के स्टूडेंट सामने होते हैं। कौन से दो तरह के स्टूडेंट होते हैं? एक कॉमर्स और दूसरा कौन सा होता है? नॉन कॉमर्स कह सकता हूँ, यानी कि साइंस बैकग्राउंड का। बातें नहीं करनी है, बात को बड़े गौर से सुनना है। सारी बातें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है, कोई बातें हाइपोथेटिकली या एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं बताई जा रही। दो तरह के बच्चे हमारे सामने आते हैं, एक होता है साइंस बैकग्राउंड का, एक होता है कॉमर्स बैकग्राउंड का। मज़े की बात यह है कि जो सीरियस एटीट्यूड है वो किसका होता है? साइंस का। और नॉन सीरियस एटीट्यूड किसका होता है? कॉमर्स वाले का। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है उसके नॉन सीरियस एटीट्यूड होने की कि मुझे पता है, मैं तो पढ़ के आया हूँ। हमारे इस सीए के अंदर जहाँ तक मैंने देखा है, हर इंसान का अपना अपना एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, तो मैंने देखा है कि सीए स्टूडेंट ज़्यादा जल्दी और आसानी के साथ सीए निकालता है कंपेयर टू एक कॉमर्स के। अजीब बात नहीं है कि एक बंदे ने ज़िंदगी भर कॉमर्स पढ़ा, फील्ड जिसकी कॉमर्स की है, और वो इसी फील्ड को लेट निकाल रहा है बनिस्बत उस बच्चे के जो साइंस का है, जिसकी ज़िंदगी में आज से पहले सीए था नहीं। वो मजबूरी से आया, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलने की वजह से, किसी टेस्ट में सही तरीके से पास ना होने की वजह से, और वो पेपर दे रहा है। देखें, असल चीज़ होती है, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। दोनों में बहुत ही थिन लाइन का फ़र्क है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि मुझे नहीं आता, मैं सीख लूँगा, ये है कॉन्फिडेंस। मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो दुनिया में आज तक जितनी भी चीज़ें मैंने की है वो कौन सा मुझे आती थी? क्या मुझे चलना आता था? क्या मुझे खुद से खाना आता था? क्या मुझे खुद से कपड़े पहनना आता था? क्या मुझे बात करना आता था? तो जब मैंने वो सीख लिया, ये भी सीख लूँगा, ये है कॉन्फिडेंस। यानी कि अगर मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, लोग कह रहे हैं ये सब्जेक्ट या ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं, मैं 10 घंटे लगा लूँगा,
मैं 12 घंटे लगा लूँगा, मैं डेली के 3 घंटे पढ़ लूँगा, मैं भी देखता हूँ कैसे समझ नहीं आता। ये है कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? अबे आता है ना यार, बस। यानी कि उसने अपने आप को अक्लुल कुल समझ लिया। अक्लुल कुल क्या मतलब? कि भाई मुझे सब पता है, मुझे सीखने की या मुझे रिवाइज करने की या मुझे वापस से देखने की, दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि वो चीज़ों को टाइम कम देता है, ये सोच के मुझे तो आता है। जब वो ये सोच के टाइम कम देता है, और टाइम कम, देखो कोई भी चीज़ को मेमोराइज रखने के 3 तरीके बताए गए: ज़्यादा देखना, ज़्यादा सुनना, और उसके बारे में ज़्यादा बोलना। आपने कुरान हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को देखा होगा, तो वो और आप में फ़र्क पता है क्या है? किसी भी चीज़ को वो पूरा कुरान याद कर लेते हैं, आपसे एक बुक याद नहीं हो रही, क्योंकि अगर उनकी मेमोराइजिंग हैबिट देखो तो वो क्या है? पूरा दिन एक किताब को देख रहे हैं, और एक किताब भी किसको देख रहे हैं? 2-3 सफ़ात को, जितना सबक मिला है उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। अब इसकी मिसाल अब मैं दुनिया में दूँ तो गाने, आप गाने सुनते रहो, एक वक्त पर लिरिक्स याद हो जाते कि नहीं हो जाते? अब अगर मैं कम देखना शुरू करूं किसी चीज़ को, अब ये तो बात है, आप में से जो बच्चे, बाइक कौन चलाता है? आप जो बाइक चलाते हैं, आपका मूड कैसा भी हो, लेकिन बाइक अब चल रही होती है। लेकिन जब पहले बाइक सीखी थी तो याद रखना पड़ता था क्लच के बाद कैसे क्लच छोड़ना है, ब्रेक कैसे है, गियर कहीं ज़्यादा तो नहीं लगा दिया। लेकिन अब क्या, घर से पिटाई भी हो के आई है, चल भाई निकल गए, याद। तो जितना चीज़ें आपको याद रहेंगी उतना, अब याद करने का तरीक़ाकार क्या है? सीए के अंदर, और ख़ास तौर पे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर, आसान तरीका, ज़्यादा मुश्किल तरीका मैं इस सब्जेक्ट के लिए नहीं बताता। इतना आसान है कि एक बच्चा अचीव कर भी लेता है। मैं आपको एक पहले जनरल टाइम टेबल दे देता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और मैं कह रहा हूँ जितनी बातें मैं आज कर रहा हूँ ये सिर्फ आज ही हैं, इसके बाद नहीं होंगी, क्योंकि रोज़ ये बातें करना इस बातों की अहमियत को ख़त्म कर देगा। हमारे पास दिन में है 24 आवर्स, ऐसा ही है। लिखना लिखना कुछ नहीं है बेटा, सब मिल जाएगा तुम लोगों को। सुकून से मेरी बात सुनो, समझो, ना समझ आए रेज योर हैंड, क्वेश्चन पूछो, सब बताऊंगा आज। 24 आवर्स में सोता कितना घंटा होता है हमारे? 8 घंटे लगा दो। पीछे कितने बच गए मेरे बच्चे? ये हमारे हो गए स्लीपिंग आवर्स। रिमेनिंग हमारे पास बच गए 16, ये बच गए रिमेनिंग। अब इसमें से हम निकाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लासेस का टाइम, जो कि आज की क्लास कितनी देर तक है? 6 घंटे तक है, ऐसा ही है ना? आना जाना मिला हो तो 8 घंटे बन गए। सुबह आने के लिए 1 घंटा, जाने के लिए अब ट्रैफिक है तो 1 घंटा, तो समझो 8 घंटे और माइनस कर दिए। 8 घंटे हमने माइनस किए मेरे बच्चों क्लासेस के। अब कितने बच गए? 8 आवर्स अब बच गए। अच्छा, ये कोई मैं आसमानी सुल्तानी बातें नहीं कर रहा, ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर पे प्रूवन है। अब इस 8 घंटे में, जी बेटा, अब इस 8 घंटे में अब आप 5 सब्जेक्ट दे रहे हो ना, आप 5 सब्जेक्ट दे रहे हो। नींद आपकी पूरी कर ली है मैंने 8 घंटे के अंदर, क्लासेस आपकी पूरी कर ली है मैंने 8 घंटे के अंदर। अब आपने देना है 1 घंटा एक सब्जेक्ट। सब लगा रहा हूँ, सब लगा रहा हूँ, सब लगा रहा हूँ, टेंशन नहीं ले। पहले ज़रूरी चीज़ें कर ले, पहले ज़रूरी चीज़ें कर लेते हैं। चलो पहले आपकी मर्जी पे आते हैं। खाना पीना, नहाना और नमाज पढ़ना कितने घंटे? 2 घंटे। अदर एक्टिविटीज़ लिख दूं? कितने बच गए? 6 घंटे बच गए। 1 घंटा दे दिया मोबाइल को,
मोबाइल भी ज़ाया नहीं हुआ, मोबाइल को भी टाइम दे दिया और उनको भी दे दिया जो मोबाइल में, ठीक है। फिर इसके बाद कितने बज गए बेटा? बच्चा पता है क्या करता है? इन 5 घंटों में डंडी मारता है। बस उसके फेल होने का जो रीज़न है ना, वो ये 5 घंटे हर स्टूडेंट के पास होंगे ही होंगे। ये 5 घंटे निकलते हैं हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में, जो फुल टाइम स्टूडेंट है सीए का, पीआरसी का, 5 घंटे उसके निकलेंगे ही निकलेंगे। अब ये 5 घंटे में से आधा घंटा भी अगर लेट करता है तो किसी एक सब्जेक्ट पे वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, हाँ कि नहीं, है ना। अब ये 5 घंटे आपने लगाने हैं एक एक सब्जेक्ट को। अब मिसाल के तौर पे आज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में सिर्फ जनरल बातें हुई हैं, तो आज का 1 घंटा किसी ऐसे सब्जेक्ट पर लगा दो जिस पे कल थोड़ा मुश्किल लग रही थी। यानी ये 5 घंटे अपने आप को देने हैं किताब के साथ। ये 5 घंटे अगर दे दिए तो आप उन बच्चों से हट जाएंगे जो ये फिक्र रखते हैं कि सीए बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं सीए मुश्किल क्यों है, तो आपका जवाब आएगा पेपर कम पास होते हैं, बच्चा ज़्यादा फेल होता है, इस वजह से मुश्किल है। किसी भी इंसान के फेल होने का रीज़न क्या है? आप सबको पता है, टाइम कम देना। टाइम कम देने का रीज़न क्या है? फजूलियात में टाइम ज़ाया रखना। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर कोई कहता है कि सर सीए डिफ़िकल्ट है, एग्री फॉर दोज हु डोंट मैनेज their time effectively। क्या ये बात समझ आती है? यानी कि आपको पता चल गया, अगर आप फेल हो रहे हो, अल्लाह ना करे, या कोई बच्चे को फेल होते हुए देख रहे हो, तो उसको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोप से देखना, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में टाइम ज़ाया कर रहा है, जिसका रीज़न उसका फेल होना बन रहा है। तो बस ये 5 घंटे का आपने एरिया रखना है कि जो हमारा ज़ाया ना हो। सेल्फिश का मतलब ये नहीं होता कि किसी के काम ना आना। सेल्फिश का मतलब ये होता है कि सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देना ओवर अदर्स। मेरे टास्क पूरे होंगे तो मैं ये 1 घंटा दूंगा अपने आप को। जब आप पूरा दिन पढ़ाई करो और 1 घंटा खेलो, तो अम्मी भी क्या कहती हैं, जा बेटा खेल ले, कोई बात नहीं, मोबाइल यूज़ कर ले, जा दोस्तों में चले जा, पूरा हफ्ता नहीं गया। तो एक बात मेरे बच्चों याद रखो, देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट वी डिजर्व। पीपल से कि यार आप बहुत डिजर्विंग थे। देयर इज नथिंग इन लाइफ वी कैन से दैट यू आर डिजर्विंग फॉर एनीथिंग। एवरी टाइम you do your best, you put your effort to earn that thing, not to become deserved। एक गरीब को भीख दी जाती है क्योंकि वो डिजर्विंग है, लेकिन एक मेहनत करने वाले को तनख्वाह दी जाती है, दिहाड़ी दी जाती है, क्योंकि उसने अर्न की। अब आप बिल्कुल, अब आप क्या बनना चाहते हो? भिखारी जिसे भीख दी जाए, रहम खा के अच्छा ठीक है यार दे दो इसको भी, इतना रो, बच्चे को खिलौना कैसे देते हैं, यार रो रहा है दे दो, इसका मुंह बंद कराओ। लेकिन एक बंदा अगर मेहनत कर रहा है, पेपर में पास हो रहा है, तो अब घर वाले क्या कहेंगे, अब इसकी पसंद की चीज दो। ऐसा है कि नहीं? एक चीज और लिख लो कहीं, और ये एंड तक चलाना। 2 चीजें हैं, या तो अपने पसंद की चीज ले लो या अपने पसंद का टाइम ले लो। सुन लो बात, या तो अपने पसंद की चीज ले लो या अपने पसंद का टाइम ले लो। अपने पसंद की चीज चाहिए, टाइम के बारे में कभी ना पूछना। अपने पसंद की चीज चाहते हो तो टाइमिंग अल्लाह पे छोड़ दो। अब वो किसी भी टाइम दे, उसके लिए मेहनत करो।
ऐसा नहीं बोलो मैं तो लगा हुआ हूं 2 महीने से अभी तक हुआ ही नहीं, ना ना ना, हमारा ये काम ही नहीं। हाँ, अगर अपने टाइम पे चाहिए तो किसी भी चीज को हासिल कर लो। जब चीज जल्दी चाहिए होती है तो फिर क्वालिटी पे बात नहीं की जाती, कुछ भी चल जाता है। लेकिन जब बात क्वालिटी की जाती है ना तो उसके लिए टाइम लगता है। तो या तो टाइम अपनी मर्जी का या चीज अपनी मर्जी की, फैसला आप कर लो। टाइम अगर अपनी मर्जी का चाहिए तो क्वालिटी लेस चीजें ले लो जिंदगी में, दोस्तियां ले लो, घूमना फिरना ले लो, बाहर खाना पीना ले लो, सोशल गैदरिंग ले लो। अगर अपने हिसाब से टाइम गुजारना है तो आप ये सब ले लो। अगर आपको मकसद के हिसाब से टाइम गुजारना है तो ये सब कट जाएगा भाई, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये खत्म करने में तुम्हें दुख ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज के लिए तुम एफर्ट कर रहे हो उस चीज की खुशी इतनी होनी चाहिए। घूमने के लिए जाते हैं तो रास्ते में तकलीफ आती है, हम क्या रोते रहते हैं रास्ते में जो तकलीफ आ रही है? जहां पहुंचना है वहां की खुशी इतनी होती है कि मंजिल का जो तकलीफ है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। बस समझ लो ये है। अगर आपको रास्ते में जाते हुए तकलीफ हो रही है, अगर ये 5 घंटे देते हुए मौत आ रही है, अगर आप अपने दोस्तों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर आपसे सोशल गैदरिंग नहीं छूट रही है, अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, तो आप समझें कि वो सामने वाली जो आपको मंजिल, आप जिसके लिए ओरिएंटेशन में आए थे ना, वो ब्लर है। वो अगर उसका विजन क्लियर होगा, अपर्चर उसका अच्छा होगा, फोकस अच्छा होगा, तो ये सबको तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि इट्स अ सेकेंडरी थिंग, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, इट्स अ कंपल्सरी थिंग। कोई एक फोटो देख ले, सल्लू भाई के जैसे हम फैन हैं, सल्लू भाई की बॉडी अच्छी है तो हम सल्लू भाई की फोटो देखते रहे, हम कहें कि बॉडी बन जाए ऐसी, और कुछ भी ना करें और सामने जिंगर पड़ा हो तो क्या बनेगी? नहीं बनेगी ना भाई। मुंह बंद करना पड़ेगा, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा, अपना एक्सरसाइज करनी, फिर जाके। तो बेटा किसी भी चीज़ के लिए आपका जो जिस जगह आपने पहुंचना है वो इतना क्लियर हो कि ये जो बीच में हडल जाए ना, टेक इट एज अ पैशन। हाँ, क्या हो गया भाई, 10 घंटे पढ़ लूँगा, अगर मेरा 5 घंटे में पूरा नहीं हो रहा तो मैं 1 घंटा नींद कम कर लूँगा, 6 घंटे पढ़ लूँगा, 1 घंटा मोबाइल का दे दूँगा। नींद का नहीं दे सकता तो 1 घंटा मोबाइल का दे दूँगा। 2 घंटे जो खाने पीने के हैं उसमें से मैं आधा घंटा सेव कर लूँगा, जल्दी जल्दी खा लूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे जो आगे चीज़ मिलने वाली। देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको जब यहाँ भेजा ना, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। तुमने बोला जहाँ पढ़ना है वहाँ भेज दिया, जिस इदारे में बोला उस इदारे में भेज दिया, जिस कपड़ों के साथ बोला उस कपड़ों के साथ भेज दिया, जिस स्टाइल के साथ बोला उस स्टाइल के साथ भेज दिया, जिस कन्वेंस में आ रहे थे उसके साथ भेज दिया। अब हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। बाद में आके मत रोना कि टीचर खराब था, बुक नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं, तब नहीं बोलना। और उस वक्त जब बोलोगे तो बात, तो ये आई होप कि अब बात समझ आ गई, और ये बात अब वापस रिपीट हम नहीं करने वाले। ये आज ही क्लास के लिए थी, क्योंकि आज की क्लास में हमें एक फाउंडेशन बनानी है और फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बातें हो गई बेटा। अब एक और बात समझ ले। देखिए बेटा, ऐसा है कि अब थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ये जर्नी है 2 वे की, मेरी और आपकी। आज से पहले आप मुझे जानते थे क्या? मैं आपको जानता था? 2 नए लोगों में दोस्ती कौन कराता है? बीच का म्यूचुअल। ऐसा ही है ना, ये मेरा दोस्त है, अच्छा ये मेरे दोस्त है। अब जब भी गैदरिंग होगी हम दोनों, मिसाल के तौर पे, क्या नाम है बेटा आपका? मैं और हमजा जानते थे। आप क्या? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद हम दोनों का जिगरी है। मैं हमजा से मिला हूं अब्दुल अहद से की वजह से, और हमजा मुझसे मिला अब्दुल अहद की वजह से। अब जब भी हमारी गैदरिंग होगी तो क्या हम अब्दुल अहद को भूलेंगे? नहीं भूलेंगे ना। हमें अब्दुल अहद चाहिए होगा तब तक जब तक हम दोनों की दोस्ती पक्की ना हो जाए। मैं और आप मिले हैं एक म्यूचुअल की वजह से, जो कि क्या है?
इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अब जब भी बात होगी वो उसे बीच में इसको रखना है, इस दोस्त को बीच में रखना। और अगर आप चाहते हो कि हमारी दोस्ती अच्छी हो जाए, कि हम इसके अलावा भी कोई बात कर सकें, तो फिर वो जो एक पीरियड हमें निकालना पड़ेगा ना। अब वो पीरियड क्या है? टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या? देखो बेटा, हर बात आसानी से समझ नहीं आएगी। हर दुनिया में हर चीज़ अच्छी अच्छी तो नहीं हो रही होती, कभी कभी बुरी भी होती। कभी मेरा पढ़ाने का तरीक़ेकार आपको उस टाइम पे शायद एग्जाम्पल रिलेट ना कर पाओ तो समझना है, कभी आपका मूड ऑफ हो समझ ना पाओ, तो ये एक जर्नी का पार्ट है। भाई मूड सही नहीं कर रहा है, एक इंसान का पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड, एवरीथिंग। लेकिन बात यह है कम्युनिकेट। सर रिपीट कर दें, सर समझा दें, बिना देखो एक बच्चा जब क्लास में नया नया आता है तो एडजस्ट, मैंने ओरिएंटेशन में भी कहा था, सवाल नहीं पूछता। वो सवाल ना पूछता है ना, समझने के वो अपना वीकेस्ट पॉइंट एक्सपोज कर देता है। एक बच्चा जितना कम सवाल पूछेगा, अब फ्रंट सीट के बच्चे टीचर को क्यों याद रहते हैं, या बैक सीट के बच्चे टीचर को क्यों याद रहते हैं? क्योंकि उनसे ज़्यादा देखना कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए आपको टीचर से बात करनी पड़ेगी। और टीचर से क्या बात करोगे? आज खाने में क्या खाया? नहीं सर ये समझा दें, सर ये बता दें। इसी तरीके से कम्युनिकेशन होगी। अब दो तरीके हैं। पहला है आप अपने अंदर के फियर को निकालो कि भाई यार लोग मेरे को जज करेंगे। देखो पहली बात, जो लोग आपकी क्लास में बैठे हैं, हाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग आपसे फास्ट हो सकती है, लेकिन वो भी पढ़ने के लिए ही आए हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें भी आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अगर उन्हें आपसे ज़्यादा अगर कुछ पता भी है तो टीचर से ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। तो टीचर आपको जब जज नहीं कर रहा तो आपको इस बात की टेंशन क्यों है कि बराबर में कोई लड़का या लड़की बैठी है वो जज करेगा। पहला तो आपने अपने अंदर से ये फेयर निकालना है। दूसरा अपने अंदर से ये फेयर निकालना है कि आपने क्लास में बोलना है इन अ वे कि हर इंसान की लिंग्विस्टिक थोड़ी चेंज होती है। कोई ये ना सोचे कि मेरी इंग्लिश सही नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता, मेरी उर्दू है, आप बात कर लो, बात करते करते आएगी बात करना। तो इस चीज़ कोई बैरियर नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है कि आपको जज किया जा रहा है, नहीं, आपको बताया जा रहा है। तो यह बच्चे का दो काम है कि बच्चे ने क्या करना है, बच्चे ने सवाल पूछना। सवाल पूछने में किसी किस्म की शर्म नहीं। भाई मुझे समझ नहीं है सर, एक बार अगर और रिपीट कर दो। तरीक़ेकार अच्छा होना चाहिए। आप पूछो जितनी दफ़ा, सर आप बता दें, सर ये मैं पढ़ रहा था। अब दो तरह के सवाल होते हैं। एक होता है सवाल भरा सवाल, पीछे कोई मकसद नहीं है, चल यार सर ने पूछा तो मैं वॉट लगा दूँ। अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट लिखना होता है ना लोगों को तो वाई लगा देते हैं हर सवाल में, वाई। अब हर वाई का तो जवाब नहीं है ना। कोई मुझे पूछे ग्रीन लाइट पे गाड़ी क्यों रुकती है, वाई, तो उसको तो चमाटे करानी चाहिए। भाई एक रूल बन गया ना, अब मैं रूल को तो वाई नहीं बोल सकता या प्रिंसिपल्स को तो वाई नहीं बोल सकता। तो आई होप की बात क्लियर। ये जर्नी में कभी हमारी बहुत अच्छी लाफ भी होगी, कभी आपको डांट भी पड़ेगी, कभी आपको, लेकिन ये जर्नी का पार्ट होगा। कोई किसी को पर्सनली इंसल्ट करने का कोई पर्पज़ नहीं है, कभी किसी को नीचा दिखाने का किसी के सामने कोई पर्पज़ नहीं है। सब आप आए हो, आपकी तरबियत, देखो पढ़ाने के साथ आपकी तरबियत है, आगे आपको फर्म में जाना है, आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने वाला बनना है, तो तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें भी हमारी हो गई कि भाई सवाल पूछते में किसी किस्म की आपने कोताही नहीं करनी। अब हम आते हैं आईटीबी की तरफ। देखिए बेटा, हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है इसमें टोटल है 10 चैप्टर। मैंने शायद ओरिएंटेशन में बताया था, जिन बच्चों ने नहीं सुना या उस टाइम नहीं आए थे, तो आज मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। मैं पहले 10 अभी लिखना शुरू करो, सही है ना, जितना लिख सको उतना लिखना, वरना फिर आपको मैं ये जो दे दूंगा
अब देखिए हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस। ओनरशिप ऑफ बिजनेस। अच्छा, मैं ज़रा ऑनलाइन वालों से पूछना चाहूँगा, दो चैप्टर हो गए, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, चौथा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पांचवा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर है बिजनेस एथिक्स, फिर इसके बाद आपके पास है ह्यूमन रिसोर्स, फिर आपके पास है मार्केटिंग, और फिर आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और फिर आपके पास है इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है भाई, ये कोने वाला वर्ड नहीं दिख रहा ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ नीचे आप लोग ले लिखूँ। बाकी समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? जी मेरा बेटा। डन। अब एक बच्चे का सवाल होता है, सर सबसे मुश्किल चैप्टर बता दें। बता देता। सबसे मुश्किल आप क्यों कहते हो किसी चीज को? बोलो मेरे बेटे। जी मेरा बेटा, मैं नहीं समझा, वापस बोलिएगा। वो सवाल मेरा असल में थोड़ा, किसी भी चैप्टर को आप क्यों कहते हो यार ये बहुत मुश्किल है, यार ये नहीं होने वाला, समझ नहीं आता। समझ ना आने का रीजन क्या है? नहीं, समझ ना आने का, देखो आप कभी भी कोई वीडियो कंटेंट देखते हो, आपका एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है जिसका आप कंटेंट देखना पसंद करते हो, जैसे इरफान जुनेजो है, लेकिन आप उसका कोई भी कंटेंट, उसके आप स्पेसिफिक जॉनर के कंटेंट देखना पसंद करते होगे। फूड ब्लॉगर है, या उसका कोई व्लॉग है, या ट्रैवल व्लॉग है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे वो टेक के बारे में बताता है, एडिटिंग के बारे में बताता है। अब वो अगर बताएगा कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई ये बंदा इस काम के लिए है ही नहीं। अगर वो बंदा ये कहेगा कि भाई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए, बाइनेंस में किस तरह से काम करना चाहिए, तो मैं इसकी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है बंदा। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आप किसी भी चीज़ से जितना ज़्यादा रिलेट कर सकोगे, उतना वो चीज़ आसान होती जाएगी। यानी मैंने एक बात समझाई और 10 एग्जाम्पल आपके खुद जहन में आएगा, अच्छा इसको अगर ऐसे कर लिया तो ऐसे भी हो सकेगा। लेकिन जो सबसे कम रिलेटेबल होगा, रिलेटेबल का मतलब जिसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है आपको, तो जिस सब्जेक्ट के बारे में जितना कम आइडिया होता है, देखो ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होते हैं, आपको डिफिकल्ट लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रिलेटिविटी, उसको आसानी से आप समझ नहीं पा रहे, रिलेट नहीं कर पा रहे। कोई नंबर आपकी तवज्जो जाते जाते कहीं गुम हो जाते हैं, यार ये क्या बात कह रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो हमारे आईटीबी के अंदर भी ऐसे हैं 2 चैप्टर।
मैं कहता हूँ ये सबसे आसान भी है और ये सबसे मुश्किल भी है। आसान एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबसे ज़बरदस्त टॉपिक में इन दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन बच्चा इसमें माठा लगता है, यानी बच्चा इस इजी मार्क्स को भी अटेंड नहीं कर सकता। यानी कि चैप्टर नंबर 5 और ये है चैप्टर नंबर 10। एग्जाम में ना एग्जामिनर इस चैप्टर से तकरीबन 2 से 3% पूछता है, 1 से 2 सवाल, बहुत अगर कोशिश की ना बहुत तो 4 सवाल, और वो भी इतने आसान कि बच्चा उसे अटेम्प्ट कर सकता है। यानी कि अगर 50 क्वेश्चन अगर आपके पास आए, उसमें 3 सवाल आसान आ जाएं तो तुम्हारे 3 मार्क्स आ गए। 25 मार्क्स चाहिए पास करने में, 50% चाहिए होती है पास करने के लिए। तो अगर तुम्हारा 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है, 6 मार्क्स बैठे बिठाए हो गए तुम्हारे। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे को पता होता है कि सर ने तो पहली क्लास में बोल दिया था मुश्किल है, चल भाई सबसे पहले इसी को छोड़ना है, और 6 एग्जाम में आसान पड़े हुए मार्क्स वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो मैं आपसे अभी जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि देखो आपने यहाँ पर पहली जो बात है, छोड़ना इसलिए नहीं है। देखिए ये जो टॉपिक है ये वाला जिसके बारे में मैंने कहा 2 से 3%, ये मुश्किल इसलिए है कि आज से पहले कभी आपने इसको पढ़ा नहीं है। बस पढ़ लोगे आसान हो जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा तो आसान हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस यार 2 चीज़ें होती हैं आजकल चल रहा है ना, सॉरी बोलो जाहिल हो आप, चल रहा है ना आजकल सोशल मीडिया पे। एक चीज़ है कम अकल होना और एक चीज़ है जाहिल होना। दोनों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। कम अकल का मतलब ये बात तो हर किसी को पता है कि मैं हर चीज़ की नॉलेज नहीं रखता। मुझसे अगर पूछा जाए कि भाई ऑपरेशन कैसे होता है दिमाग का, या कौन सी मेडिसिन दी जाती है बीमारी पे, तो शायद मुझे ना पता। और अगर एक डॉक्टर के पास जाके बोलूँ कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है ज़रा बताओ, तो वो क्या बोलेगा, यार क्या बात मजाक कर रहे हैं। अगर मैं एक एक्टर के पास जाके बोलूँ ज़रा बताओ यार डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो बोले अबे यार सॉरी यार, हालांकि वो तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, तो उसको नहीं पता, तो उसको जाहिल कह दूंगा। उसको उस चीज़ का इल्म नहीं है भाई। और ये बात तो फैक्ट है, हर इंसान को हर चीज़ का इल्म नहीं होता। जितना उसने जिस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगाया होता है उस चीज़ का इल्म बढ़ता है। जहालत क्या होती है, मुझे पता है मेरे पास कम इल्म है, लेकिन मैं उस कम इल्मी को ख़त्म नहीं करना चाहता, ये है। आप जब स्कूल में जाते थे तो यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, तो यूनिफॉर्म क्या था, एक अलल एलियानिया आपका ड्रेस कोड था कि देखो माना मेरे पास कम इल्मी है, लेकिन मेरे अंदर ये शर्म नहीं कि उस कम इल्मी को दूर करने के लिए मैं मेहनत नहीं कर सकता। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे पास मेहनत करने का तरीका है, अपनी कम इल्मी को दूर करने का तरीका है। मैं इस बात पे कभी भी सेटल नहीं होऊंगा कि मैं एक चीज़ को सीखने के लिए एफर्ट कर सकता था और मैंने नहीं की। ये लेबल मैं नहीं लगा सकता अपने आप को। तो आपके पास ये जो 2 चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर की बात की, सीख लेंगे मसला हल हो जाएगा। फिर आपके पास आता है ये वाला, इसमें से तकरीबन 6 से 9% एग्जामिनर पूछता है। इससे मैक्सिमम 9%, 9 से ऊपर अगर गया तो एग्जामिनर तुम समझो कि वो पेपर उस बच्चे के लिए सबसे आसान बन जाएगा। अगर ये 9 से ऊपर चले गया ना, तो समझ लो अगर ये 15 पे चले जाता है, एक बच्चा है जिसका नसीब इतना अच्छा चले गया
माँ की दुआ डायरेक्ट लग गई, उसके पास 15% आ गया, 20% आ गया, तो उसका पेपर हंसते हंसते निकलेगा। अब आप बोले सर, एक तरफ से आप बोले ये सब्जेक्ट चैप्टर मुश्किल भी है और एग्जामिनर के लिहाज से ये चैप्टर, क्योंकि वो इसमें मुश्किल सवाल पूछ ही नहीं सकता, पूछना चाहे भी तो भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये चैप्टर ऐसे लिखे हुए। और बाकी जितने 8 चैप्टर देख रहे हो ना, उसमें एग्जामिनर को बच्चा कहता है पूछ, जितना पूछना, क्योंकि यहाँ पर वो पागल हो चुका होता है, पता है ये चैप्टर मेरे ग्रिप में। तो एग्जामिनर भी क्या करता है, इन 8 चैप्टर में फुल फाइट करता है आपके साथ, बाकी इन 2 चैप्टर में आप बच जाते हो। यानी कि 2 चैप्टर ऐसे जिसमें अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा तो यहाँ मतलब वो वाले राउंड है, स्टार्टिंग के भी 2 राउंड होते हैं जिसमें आप मार सकते हो, आखिरी का राउंड होता है जिसमें कंप्यूटर भी टाइट फाइट करता है और आप भी। तो समझ लो कि आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 10 ऐसे राउंड है जिसमें आप एग्जामिनर को टफ टाइम दोगे। बाकी के जो 8 चैप्टर है उसमें दोनों एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे होगे, क्योंकि उसको भी पता है कि आप इसमें चीते हो, आपको HR के चैप्टर पे ग्रिप है, आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर पे ग्रिप है। अब आप एग्जामिनर पे क्या करता है, पूरे पेपर को इन 8 चैप्टर्स पे घुमाता है। अगर उसने चैप्टर 9, चैप्टर 5 और चैप्टर 10 में पूरे पेपर को घुमाया तो एग्जामिनर ने वहीं अपने हथियार डाल दिए कि भाई अब तू जीत जा। तो ये बात समझना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 आसान है, स्कोरिंग है, और बाकी टफ है। लेकिन कोई ये भी ना दुआ करे कि भाई सिर्फ यही आ जाए, ना ना ना, ऐसा भी नहीं करो, बैलेंस रखो। उसका रीज़न ये है कि कभी कभार वही वाली बात है, ओवर कॉन्फिडेंस के फेज में ना चले जाए ना, कॉन्फिडेंस के फेज में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया मैंने तुम लोगों को। हम अभी क्या, हमारा पैटर्न क्या होगा, आपको इंशाल्लाह आज जब क्लास हो जाएगी प्रॉब्ली हमारा कोई ग्रुप बनता है, हर सब्जेक्ट का एक ग्रुप बनता है, बाकी टीचर ने शायद बनाया नहीं बनाया, वो बना देंगे शायद। तो आप लोग भी अपना ITB का एक ग्रुप बना देना, बॉयज़ और गर्ल्स सेपरेटली, और वो ग्रुप में जैसे आप वो ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप में मैं आपको क्या रिसोर्सेज दूंगा ज़रा वो सुन लीजिएगा। रिसोर्सेज में आपको ICAP की स्टडी टेक्स्ट आएगी PDF फॉर्म में, आपके पास ICAP ने एक प्रैक्टिस बुक बनाई है MCQs की, वो आपसे शेयर कर दूंगा। फिर मैंने अपनी एक बुक बनाई है, नहीं बेटा वो हार्ड कॉपी मैंने वो कुछ प्रिंट कराए थे, वो ख़त्म हो गए, फिर मैंने वो हार्ड कॉपी रखी ही नहीं है, वो मैंने प्रिंट ही नहीं कराया। तो वो भी PDF है, क्योंकि हर बच्चा उसको फिर बहुत से मसले होते हैं कि सर ये हमें तो PDF चाहिए, हम PDF में कन्वीनियंट है, ये है वो है, तो उसको मैंने PDF में रखा है। तो आपको वो वाली स्टडी टेक्स्ट भी मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको मेरे बनाए हुए जो MCQs हैं, टीचर MCQs, जो हर चैप्टर के अलग हैं, चैप्टर वाइज हैं, और ये चैप्टर वाइज हैं एग्जामिनर को देखते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जामिनर को की अप्रोच हम देखते हैं, पता चलती है, बच्चे बताते हैं, थोड़ा आइडिया हो ही जाता है, तो उस हिसाब से हमने पूरा बनाया। तो ये 4 रिसोर्सेज हैं, और हाँ एक आपको स्टडी प्लान दे दूँगा। ये स्टडी प्लान है, और इस स्टडी प्लान का नाम है 31 डेज स्टडी प्लान। ये बेसिकली एक रिवीजन प्लान होता है। जब आखिरी में मैं आपको कहता हूँ कि भाई अब रिवीजन जो स्टार्ट करनी है ना, वो ऐसे स्टार्ट करनी है, कौन सा पेज पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ एक और चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ, वो होगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बुक। आपकी बुक में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ना, उसका मैंने उर्दू मीनिंग लिख के रखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपको किसी किस्म का ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए मेहनत होती हैं, तो हम ये करते हैं काम। आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं भाई हम टेस्ट कैसे लेंगे। टेस्ट होगा आफ्टर कंप्लीटिंग
ईच चैप्टर। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट वैसे टेस्ट। 5 चैप्टर होने के बाद मिड, आपका एक मिड मॉक लिया जाएगा, और 10 चैप्टर होने के बाद आपके 2 फाइनल मॉक्स होंगे। एक मॉक जो होगा वो 10 चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद होगा, यानी कि 6ठे से लेकर 10वें तक का आपका टेस्ट होगा एक मॉक को। और एक मॉक आपका जो होगा, जो सेकंड है, उसमें हम एक हफ्ता पहले रिवीजन का रखेंगे। और वो रिवीजन क्या होगा, आपको मैं टास्क दूंगा कि भाई ये चैप्टर तैयार करके आओ, और जब हमारी क्लास होगी तो उस क्लास में इंस्टेड ऑफ मेरे पढ़ाने के तुम मुझसे सवाल करोगे, सर ये समझा दें, यानी वो सवाल होगी बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। जिससे ये होता है कि बच्चे को भी मौका मिलता है कि सर क्लास इस तरीके से चले, हमारे क्वेश्चन की बेस पे चले, तो बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और फाइनली फिर आपका सेकंड मॉक हो जाता है, तो आपकी रिवीजन भी हो गई, सब्जेक्ट भी कंप्लीट, मॉक भी हो गया, मिड भी हो गया, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो जाता है। और ये सारे टेस्ट होते हैं ऑनलाइन। गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया जाता है आपको, वो आपने देना होता है। अगर कोई बच्चा 3 टेस्ट में फेल है, थोड़ा उसकी खिंचाई होती है, हाँ हकीकत भाई, और कोशिश की जाती है कि उससे थोड़ा बातचीत कर लें, मेंटोरिंग कर लें कि भाई क्या, कौन सा स्क्रू ढीला है तो हम टाइट करें थोड़ा। तो ये है, मकसद से भी होता है कि बच्चे से कम्युनिकेट करके भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाती। सारी बातें हो गई, सारी ज़रूरी बातें हो गई, बस ये आज की क्लास की बातें थी। यानी अब ये बातें हम रिपीट नहीं करने वाले, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाली बातें भी नहीं। टाइम है ना हमारे पास। अब हम आते हैं अपने आज के चैप्टर पे प्यारे बच्चों, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी मेरा बेटा, वैसे तो मैं अभी जो चैप्टर वाइज टेस्ट बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि 25 क्वेश्चन रखूं, 50 क्वेश्चन ना रखूं, लेकिन यह है कि मॉक्स वगैरह में आपके 50-50 क्वेश्चन होंगे। अब आ जाए मेन पार्ट पे। अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, 2 सवाल आए हैं ऑनलाइन में। सर सितंबर में ये दे सकते हैं अटेम्प्ट अगर प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है? बेटा मुझे नहीं पता कि आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, वो तो डिपेंड करता है। अगर आपने हमारी क्लासेस से पहले प्रिपरेशन कर ली है तो इस पे मैं अब कैसे आपको ये कह सकता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन का मयार क्या होगा, या आप कितने कॉन्फिडेंस हैं, या आपके जो कॉन्सेप्ट बने वो कितने क्लियर हैं। इस बात का मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर आपने खुद डिसीजन लेके बिलाल और खुबैब, तो मैं चीज़ें तो प्रोवाइड सारी कर दूंगा, और क्योंकि आपने जो एडमिशन लिया है उसकी वजह से आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन स्पीड आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, स्पीड जो हमारा बैच है उसके अकॉर्डिंग होगी। ऐसा तो नहीं है किसी बच्चे ने जल्दी देना तो जल्दी, भाई कोई रिक्शा वाला तो नहीं है ना हम कि वो गली से निकाल लो जल्दी घर आ जाएगा। तो ये है कि हर किसी की स्पीड, जो हमारा बैच है, बैच का नाम क्या है हमारा, नवंबर का बैच है, बस इस हिसाब से हमने काम करना है। बाकी रिसोर्सेज में किसी किस्म को कोई पाबंदी नहीं है, आपको रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हो जाएंगे, वो तो आज हो जाएंगे आप। अच्छा भाई, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा पेपर किस मंथ होते हैं? किंजा पेपर बेसिकली हमारे होते हैं यहाँ पर बाय मंथली। बाय मंथली का मतलब क्या होता है? आफ्टर 2 मंथ्स पेपर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी चल रहा है जुलाई, तो सितंबर की अटेम्प्ट बनेगी, फिर दिसंबर की अटेम्प्ट बनेगी, सितंबर में पेपर होंगे ना, तो अक्टूबर नवंबर,
तो आई गेस नवंबर की, सितंबर अक्टूबर और फिर नवंबर की अटेम्प्ट बनेगी, इस तरीके से बनेगी, सही है। फैब की बनती है जिस तरीके से। तो कहने का मकसद है कि हर 2 महीने के बाद, यानी हर तीसरा महीना पेपर का होगा, हर तीसरा महीना समझ लो पेपर का होगा। तो इस हिसाब से आप देख लें। लेकिन मेरा ये मशवरा होगा कि अपनी ज़िंदगी को है ना ज़्यादा मुश्किल मत बनाओ। ये जो गिवन टाइम है ना, समझ लो ये, अगर इस पे तुम बेहतर चल रहे हो ना, बहुत ज़बरदस्त है। अब तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये 5 घंटों में अगर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि देखो तुम्हें अपनी आदत बनानी है। आगे बढ़ते हैं। और कोई सवाल है? यस बेटा, यू मस्ट रीड बुक। और मैं क्लास में रीडिंग उस तरीके से नहीं कराऊंगा। अभी तो पहली क्लास है, आहिस्ते आहिस्ते तरीक़ेकार पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। अभी तो बच्चों का बुक भी नहीं है। तो जैसे हमारा बुक आ जाएगी, चीज़ें आ जाए, बुक है बेटा, जैसे ही बुक आ जाएगी तो फिर हम देख लेंगे रीडिंग का तरीक़ेकार क्या होगा। क्योंकि रीडिंग का एक इफेक्टिव तरीक़ेकार भी मैं आपको बता दूँ। यार देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात, ये आईटीबी का एक टूर है जिसमें आप लोगों ने टिकटें खरीद ली हैं। अब आप इस आईटीबी के टूर को अकेले कर लो या टूर गाइड के साथ कर लो। अकेले करोगे तो कहीं जो ज़बरदस्त चीज़ें होंगी वो रहे, टूर गाइड के साथ करोगे, मैंने वो हम जब कहीं जाते तो टूर गाइड होता है ना, वो बताता है ये देखो ये पहाड़ है, ये बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है। तो हमें क्या होता है कि भाई ये तसल्ली वाला बंदा है, ये हमें घुमा देगा। खुद जाएंगे तो पता चले ये घूमने की जगह नहीं थी, रश देख के हमने बोला वाह 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 मज़ा आ रहा है। तो भाई इस तरह की चीज़ें हमने नहीं करनी है। बहरहाल, अच्छा, मेरे बच्चों से सवाल है, बिजनेस क्यों करते हैं? तो भाई साइंस बैकग्राउंड, पहली बात साइंस वाइंस आप नहीं सोचना। बिजनेस क्यों करते हैं ये साइंस वाले को भी पता है। कोई ऐसा साइंस वाला है जिसे नहीं पता? कोई ऐसा मेरा प्यारा बेटा जिसे पता हो कि साइंस वाला है कि बिजनेस क्यों करता है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना। टू अर्न प्रॉफिट, बहुत प्यारी बात कही भाई। टू मेक प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, ये बातें कहीं। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? सही है ना? टू सेल गुड्स एंड सर्विस। क्या मैं टू सेल गुड्स एंड सर्विस को इस तरीके से लिख सकता हूं? दोनों लाइनों में कोई फर्क है? अच्छी कौन सी है? बस ये फर्क है। एक बच्चे को पता है कि भाई मैं अगर किसी को गुड्स दूंगा, ये क्या नाम है बच्चे? हाँ, ये बुक खरीदने आई है, मैं इसको अगर बुक बेचूंगा तो मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये बच्चा आया है डॉक्टर के पास डॉक्टर की सर्विस लेने के लिए, तो डॉक्टर उसको सर्विस देके पैसे कमा सकता है। अब तरीक़ेकार कहने का क्या हो गया जो सेकंड लाइन में लिखा है? तो इसका मतलब यह है कि आपको चीज़ें बहुत दफ़ा पता होंगी। बुक में बुक के कहने का तरीक़ेकार थोड़ा प्रोफेशनल होगा, थोड़ा फॉर्मल होगा, तो इसलिए आप हो सकता है कि चीज़ों को लेंदी समझें। अब ये जो बात इतनी सी लाइन में हो सकती थी, हमने इसको इतने बड़े अंदाज में लिखा, तो बुक की कोशिश क्या होती है कि एक बच्चे को इस तरह से बात समझाए कि उसे फिर दूसरी दफ़ा बात समझने की किसी और से ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ सवाल आया था कि बुक रीड करना
ज़रूरी है कि नहीं? तो इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं बुक रीड करता हूँ तो मुझे एग्ज़ामिनर किस तरह से मुझसे बातचीत करेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर का अंदाज़ फॉर्मल होता है, वो इनफॉर्मल तरीके से नहीं पूछता। तो मुझे फॉर्मेलिटी या फॉर्मल वे कैसे समझ में आना चाहिए वो बुक मुझे सिखाती है। अब मैं किसी, अच्छा, यहाँ मेरे पास दो वर्ड्स आ गए, गुड्स और सर्विस। गुड्स कहते हैं टेंजिबल, गुड्स होता है टेंजिबल, और सर्विस होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिस चीज़ की फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसे मैं स्टोर कर सकूं, जिसे मैं, यानी जैसे ये किताब है, ये टेंजिबल है, इसे टच भी कर सकते हैं, इसको शेल्फ में रख के स्टोर भी कर सकते हैं, और इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। लेकिन हमारे पास इनटेंजिबल का मतलब नो फिजिकल मैं जिस तरीके से सुबह के टाइम क्लास ले रहा हूँ, क्या वही तरीके से क्या मैं रात के टाइम भी एनर्जी के साथ क्लास ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। मैं अपनी इस एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे मैं स्टोर नहीं कर सकता, उसकी फिजिकलिटी कोई भी नहीं है। हमारी सलाहियतें जितनी भी हैं वो हमारे पास। अच्छा जी, फिर इसके बाद अब होता यह है कि जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आप क्या डायरेक्ट प्रॉफिट कमाते हैं? नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बच्चा है, इसने कहा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, और उसके जहन में भी था कि मुझे बिजनेस करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। ठीक है ना, बहुत पैसा कमाना है, वो सोच के बैठा है। अब या तो वो नौकरी करे, नौकरी करने के लिए तो हम यहाँ नहीं है, या तो वो चोरी करे, वो हम सिखाते नहीं हैं। अब उसका मकसद क्या है? बिजनेस करना। तो उसने देखा कि भाई मेरी पॉकेट में पड़े हुए हैं 1000 रुपये, वो 1000 रुपये लेके गया एक स्टोर पे, स्टोर कह लो, एक जूते की दुकान पे गया। वहाँ जाके एक भाई साहब बैठे थे, तो बोला कि भाई एक बात बताओ कि यार ये जूते जो सामने लगे हुए हैं ये कितने के हैं? बोला बेटा आपके लिए ये है 500 के। अब अगर मैं इसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये जो, इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं मिस्टर ए, और इसका नाम रख लेते हैं मिस्टर बी। तो मिस्टर ए क्या हो गए? कस्टमर। मिस्टर बी क्या हो गए? सप्लायर। तो दो और जार्गन्स पता चल गई, दो और टर्मिनोलॉजीज पता चल गई। भाई कस्टमर कौन होता है? अ पर्सन who buy goods और सर्विस। और सप्लायर क्या होता है? अ पर्सन सही हो गया भाई। तो हमें साथ साथ जार्गन्स भी सीखने की ज़रूरत है, तो हम वो भी सीख रहे हैं। सवाल आया सर रिसोर्सेज आप नंबर वाले बैच पे प्रोवाइड कर देंगे? बेटा आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल, मुझे अपने पास रख के क्या फ़ायदा है बिलाल, क्यों इतनी टेंशन लेते हो?
बहुत ज़्यादा ही छोटा तो नहीं कर दिया? अब सही है? थोड़ा सा जल्दी से ज़रा अगर लिख लेंगे तो फिर हम आगे बात कर सकेंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं हो रहा ना? अब वहाँ पर क्या बात होगी, ठीक है सर आपने 500 मांगे या आप 500 ले लें, तो ये अपने पास से 500 निकालेगा और 500 निकालने के बाद इन्हें दे देगा और फिर ये क्या करेंगे, ये जूते इन्हें, इस एक्सचेंज को हम कहते हैं और इस पूरे सिनारियो को कहते हैं तो आज के बाद अगर आपसे पूछे तो भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, तो आप कह सकते हैं एन एक्सचेंज कैश के लिए हम जो एक्सचेंज करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं ना भाई। तो अब आपने क्या किया, कस्टमर ने पैसे दिए, सप्लायर ने चीज़ दे दी। अब आपने 500 के जूते ले लिए, वापस आ रहे थे, आपने कहा यार अंडे वाला बर्गर भी नज़र आ रहा है, भूख लग रही है, तो मैं एक 150 रुपये का कर लेता हूँ बर्गर, ठीक है। फिर आपने कहा भाई मैं जूस भी पी लेता हूँ, स्लाइस जूस पी लेता हूँ, 50 रुपये का, वो आपने कर लिया। आप पहुँचे अपने एरिया में, तो वहाँ पर आपको एक दोस्त मिल गया, उसने बोला कहाँ गया था, बोला यार जूते खरीदने गया था। बोला दिखा, आपने दिखाया। अब आपने दिखाया, आपने कहा कि यार बहुत अच्छे हैं, तो कितने के दे रहे हो, बोला मैं 800 रुपये के दे रहा हूँ। बोला यार बहुत सस्ते हैं। बोला हाँ यार 800 के दे रहा हूँ, बताओ खरीदना है। बोला हाँ मैं पैसे ले आता हूँ अम्मी से। वह पैसे लेके आया 800 रुपये। अब आपने क्या किया, वही सारी चीज़ें वापस रिपीट हो रही हैं। अब आप बैठे अपने घर पे हिसाब किताब कर रहे हैं, आपने कहा मैंने कमाया यानी रेवेन्यू 800। सुनना, रेवेन्यू कितना था, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब समझो, जब मैं कोई चीज़ बेचूंगा और बेचने की वजह से पैसे आएंगे वो रेवेन्यू कहलाता है। तो बेचा क्या है, जूता, जूते बेचने पे पैसे कितने हैं, 800 रेवेन्यू। मैंने जूते को बेचने के लिए पहले से खरीदा होगा, इसको खरीदने के लिए मैंने कितने पे किए थे, 500। कितने बच गए, फिर मुझे याद आया ये सारे का सारा प्रॉफिट तो मेरी जेब में है ही नहीं, इसमें तो मैंने कुछ खर्च किया है। तो मुझे याद आया भाई मैंने तो खाना खाया था, तो इसका मतलब ये है कि कुछ एक्सपेंसेस मैंने किए थे। अब मेरे पास जो पैसे बचे होंगे, तो हमने यहाँ सीखा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फ़र्क क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें से अभी एक्सपेंस की वैल्यूज़ माइनस होना बाकी है, और जब मैं अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकाल देता हूँ तो जो पैसा फिर एंड में बचता है वो कहलाता है मेरा नेट प्रॉफिट। एक ऐसा प्रॉफिट जिससे मैं अपने साथ घर लेके जा सकता हूँ, री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और जो टैक्स होता है ना, टैक्स, वो भी हमेशा नेट प्रॉफिट पे ही लगाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं। वो तो 1000 रुपये में से, वो तो इन्वेस्टमेंट के पैसे ना, वो तो इसके पास बचे, मैं उसका हिसाब थोड़ी करूँगा। मैं ये थोड़ी देखूंगा भाई वो तो 300 बचे थे ना, उसका हिसाब थोड़ी करूँगा। जो कमाने के लिए खर्च हुए मैं तो उससे हिसाब किताब कर रहा हूँ ना।
आप बोल रहे हो सर उसकी जेब में कितने बचे, तो वैसे तो 400 बचे, 300 वाले 100 रुपये यहाँ से। मेरा मकसद क्या है, ये पता करना है कि उसकी जेब में कितने बचे। मेरा तो मकसद ये पता करना है कि जूते पे मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। तो जूतों से रिलेट जो जो काम मैंने नकलो हरकत की, उसमें मैंने खरीदने के पैसे दिए, उसमें मैंने उसको खरीदने से यहाँ तक लाने के लिए जो बीच में एक्सपेंस किया उसका खर्चा पे किया, ये चीज़ है। जी जब हम दुकान से बोले थे पहले जो जूते लिए थे 500 रुपये के, वो दुकानदार के लिए रेवेन्यू होता? जी बेटा, वो दुकानदार के लिए रेवेन्यू होगा। वो क्या करेगा फिर, अपने उसने जितने में जूते लिए होंगे वो माइनस करेगा, अपने अखराजात माइनस करेगा, और फिर उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो उसका नेट प्रॉफिट होगा। आपके लिए जो लागत, लागत कहते हैं कॉस्ट को, जो आप मैं खरीद रहा हूं इसको 500 का, तो मेरी तो ये खरीदी भी, वो कहते हैं ना, मेरे लिए तो ये लागत है, कॉस्ट है, इस पे खरीदा है, लेकिन सामने वाला तो इस पे बेच रहा है ना, तो उसके लिए क्या होगा, रेवेन्यू कहलाएगा। तो जो मेरे लिए कॉस्ट है, मेरे लिए 6 है, सामने वाले के लिए वो 9 है, तो ये पैसे जो मैं दे रहा हूं मेरे लिए कॉस्ट है, सामने वाले के लिए रेवेन्यू। वो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो ले लिए ना, फिर वो नेट लॉस में नहीं है। आप बात करो, अब आप जब बेचने गए, अब आपने कहा ये जो मैंने 500 के जूते लिए थे अब इसको 300 में भी कोई खरीद नहीं रहा, तो ये एक अलग चीज़ है कि अब आप जब बेचने जाओगे तो जाहिर सी बात है 300 में बिकेगा ये, क्योंकि मार्केट में तो ये अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं आप महंगी खरीद लेते हो आपके पास, तो वो तो लॉस होना ही है। अब ये सिनेरियो टू सिनेरियो करता है। अब ये जो सिनेरियो आप बात कर रहे हो, तो आप ये बच्चा देखो, अच्छी बात है सिनेरियो बताना, लेकिन स्टार्ट में सिनेरियो हम इसलिए नहीं बताते, उसका रीज़न ये है कि हर बच्चा इस सिनेरियो को डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि भाई नेट लॉस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ आपने एक इफ़ लगा के बात की, अगर ऐसा होता कि उसके रेट कम हो जाते, तो अगर में तो बहुत सी, अगर क्वालिटी ख़राब हो जाए तो, अब एक और अगर लगा, अब रेट कम नहीं हुए लेकिन क्वालिटी ख़राब हो गई, अगर आप इतने में बेच ना पाते तो, अगर आपसे वो जूते कहीं गिर जाते तो, अब इतने अगर जब मैं लगाऊंगा ना, तो मैं इसको कहते हैं हमारी बुक इज एजम्पशंस, जितनी एजम्पशंस होंगी उतना चीज़ें डाइवर्सिफाई अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। तो पहले कोशिश होती है बेसिक समझा के, फिर आप अपने आप को पॉलिश करें इफ़ लगा के, एजम्पशन, अगर ये, अगर वो, अगर ये, उससे क्या होता है आपकी थिंकिंग ही मजबूत होती जाती है। आगे बढ़ सकते हैं भाई। बिजनेस करने से किस किस को बेनिफिट हो सकता है, सोच के जवाब दें, जल्दी नहीं है। जी मेरा बेटा, जी शाबाश, और प्यारी, बहुत प्यारी बात की आपने, पहले पढ़ा है बेटा, अल्फाज जो यूज़ किया उसी से पता चल गया स्टेक होल्डर का। और कोई बताएं, बहुत अच्छी बात की, और बताएं बेटा, ज़बरदस्त, रीज़न बताएं क्यों, बहुत ज़बरदस्त बात कही, और बताएं। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, वो बिजनेस का इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी, पूरी इकोनॉमी में पड़ता है। अब मैं एक बिजनेस है जो किसी कस्टमर की नीड को पूरा कर रहा है, तो उस नीड के वो पूरा होने के पैसे देगा, जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पूरी करोगे, अपने बिजनेस की नीड्स पूरी करोगे। आपके बिजनेस की नीड्स क्या है कि आपने जो उस चीज़ को खरीदने में जो पैसे लगाए वो निकल आए, आपके जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह है, जितने भी अखराजात हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसके जितने, वो सारे के सारे निकल आए, और आप कुछ कमाओ भी। अब आप मजदूरों को तनख्वाहें दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, उससे क्या होगा, उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, यानी मार्केट में देखो पैसा रोटेट ही कर रहा है। और जब बिजनेस एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, जब हर जगह पैसे अच्छे आएंगे, तो जो हमारे पास पॉपुलेशन होगी,
उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होने का मतलब क्या होता है कि अब वो अपनी एजुकेशन पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अच्छी एजुकेशन ले रहा है, अच्छा फूड इनटेक कर रहा है। यानी अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, अब वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहा है। देखो हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी का खाओ, ये खाओ, भाई खाने को मिल जाए बहुत, लोग तो यहाँ रो रहे खाने को मिल जाए, अच्छा तो छोड़ ही दो। यहाँ लोग कह रहे हैं अच्छी जगह पे पढ़ाई करा करो, अच्छे स्कूल में, भाई एजुकेशन के पैसे नहीं है हमारे पास, चीज़ें इतनी महंगी हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होने लगता है। अच्छा, लोग का जो एज है उसका स्पैन बढ़ता है। जब आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी तो जितना ज़्यादा आप पुरसुकून होंगे उतना आप ज़्यादा, ये कहते हैं, उतना ज़्यादा आप जी सकोगे, ज़िंदा रह सकोगे। फिर इसके बाद इंक्रीज़ हो जाता है, स्पैन इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद आपका लीजर टाइम होता है फरागत का वक्त, वो आप क्वालिटी स्पेंड कर सकोगे, विद फैमिली है, विद फ्रेंड्स है, आउटिंग अच्छी हो सकेगी। हमारे यहाँ पर कौन सी आउटिंग है, मॉल से ले जाओ या खा लो पी लो, यानी घर से खा के निकले खाने के लिए। हमारे पास तो कोई इस तरह की एक्टिविटी है नहीं ना कि कोई पार्क हो। पार्क में फैमिली नहीं इसलिए नहीं जाती कि वहाँ पर आपको सबको पता है, सही ना, कहीं भी जाओ तो वहाँ पर इस तरह का माहौल है कि एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे होते। तो कहने का मकसद ये कि हमारे यहाँ पर कोई इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं है। और बहुत, ये तो खैर अब थिएटर्स वगैरह बन गए तो लोगों का थोड़ा बहुत मूवीज़ वगैरह का रुझान हो गया। ज़्यादा गिन चुन के हमारे पास ये 3 डॉल्मेन मॉल है, यही लोग भर देते हैं पूरा, और उसमें भी कुछ खरीदना वरीदना है नहीं, बस दुकानों पे जाके खड़े रहना है। दुकान वालों की पता है ये आएंगे, मक्खी आएंगी, खड़े रहेंगे और चले जाएंगे। और ज़्यादा रश कहाँ होता है, फूड कोर्ट पे होता है। तो ये हिसाब है हमारे साथ। और फरागत का आलम हमारा ऐसा है कि खरीदना एक को होगा, कुंभा चल रहा होगा पूरा, 10 लोग जा रहे हैं, भाई क्यों, दोस्त को जीन्स चाहिए, अबे भाई एक को जीन्स चाहिए, एक जाए, नहीं हम भी जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास लीजर टाइम का मतलब होता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फारिग रहने का मतलब लीजर टाइम नहीं होता। तो कहने का मकसद है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है। यहाँ तक किसी का कोई मसला तो नहीं है बेटा, सब चीज़ें समझ आ रही हैं। अब बात सारी यह है कि एक इंसान का मकसद ये है, इंसान क्या इसका मकसद सिर्फ टू अर्न प्रॉफिट ही होगा? क्या इसका मकसद टू अर्न प्रॉफिट ही होगा? कोई ऐसा भी तो होगा ना कि वो कहेगा नहीं यार मैं फलाह का काम करना चाहता हूँ, मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। जी मेरा बेटा, तो मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, कहने का मकसद ये है। मैं अब एक ऐसा इंसान है वो कहता है कि मैं कमाने के लिए नहीं आया, मैं लोगों की खिदमत के लिए आया हूँ, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। इन्वेस्टमेंट नहीं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज नहीं। मेरा बेटा समझा रहा हूँ, चीज़ें समझाने के लिए पूछी जा रही है ना कि देखें हर इंसान का मकसद कमाना नहीं होता, और बहुत से इंसानों का मकसद सिर्फ कमाना ही होता। तो हम अब बात करने वाले उन लोगों की जो कोई इदारा स्टार्ट करते हैं जिनका मकसद कमाना नहीं होता, तो उन पे हम बात करेंगे। तो जिनका मकसद नॉट टू मेक प्रॉफिट होता है, नॉट टू मेक वो अब क्या करेंगे, जब वो मिसाल के तौर पे वो एक इदारा खोलते हैं, वो स्कूल बना रहे हैं, स्कूल बनाया
तो एक बंदा उसके पास आता है, वो कहता है भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्कूल बना है, क्या फ़ीस है? बोला फ़ीस नहीं है। बोला क्यों? बोला भाई यार ये लोगों के लिए मैंने ना फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। तो उसने बोला भाई किसने बोला आपको ये काम करने का? किसी से पूछा आपने? बोला नहीं, मेरा दिल कर रहा था, मैंने काम करना शुरू किया। बोला कल को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? बोला हुकूमत से मांग लूँगा, लोगों से पैसे मांग लूँगा। बोला हुकूमत ने आपको बोला ये काम करने का? बोला नहीं। तो उसने बोला कि देखो जब आपने ना हुकूमत से पूछा, ना आपने जब हुकूमत ने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि ये काम करो, तो आप खुद से कर रहे हो। बोला हाँ, मेरी अपनी रज़ा है, मैं अपने होशो आवाज़ में काम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो बोला देखो दो तरह के इदारे होते हैं, एक को कहा जाता है पब्लिक सेक्टर और एक को कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर वो इदारे आते हैं जिसको ओन, गवर्न और ऑपरेट हुकूमत करती है। पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं? जिसके ओनर, जिसको संभालना और जिसको ऑपरेट करना, इन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। जिसको हम कहते हैं ये गवर्नमेंट का इदारा है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यानी अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो मेरे और आप जैसे बंदे की, आम बंदे की, प्राइवेट बंदे की नहीं होगी, गवर्नमेंट के इदारों की पर होगी। तो इन इदारों का मकसद क्या होता है? इन इदारों का मकसद ये होता है कि लोगों की फलाह के लिए काम करना। हुकूमत बनती लोगों के फलाह के लिए, क्योंकि हुकूमत कोई आलू प्याज की रेडी लगा के वो कमाने के लिए नहीं बैठी है। हुकूमत, आपने देखा होगा हुक्मरान जब अपनी अपनी फैक्ट्रीज बनाते तो उन पर क्या आता है? उन पर कि भाई उनको कारोबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कारोबार करना सबसे आसान होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ताजर थे, जब हुकूमत में आए तो उन्होंने अपनी तजारत को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे लिए तजारत करना सबसे ज़्यादा, क्यों, मैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गया हूँ, अब लोग सबसे ज़्यादा मुझे प्रायोरिटी देंगे। कुछ अच्छा समझ के, कुछ डर के कि अगर मैंने इसके साथ कारोबार नहीं किया तो हो सकता है कि मुझे क्या करे। तो उस टाइम तो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हुकूमत कहती है कि मैं जो भी काम करूँगा वो लोगों की खिदमत के लिए होगा। हाँ, मैं उससे पैसे कमाऊँगा, जैसे गवर्नमेंट के इदारों में भी फ़ीस होती है, लेकिन वो फ़ीस लेने का मकसद लेविश लाइफ बनाना नहीं है, वो उसी जगह के अखराजात पूरे करना है, वहाँ पर जो लोग काम करें उनकी तनख्वाह देना है। अब मैं पाकिस्तान को ध्यान में रख के बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। आप गवर्नमेंट जिना जाते हैं, सिविल जाते हैं, वो हुकूमती इदारे हैं, वहाँ भी तो पैसे लेते हैं ना, लेकिन वहाँ जो पैसे डॉक्टर लेते हैं और जो आगा खान में बंदा पैसे लेता है उससे कम होते हैं। तो वो क्यों कम होते हैं? वो इसलिए कम होते हैं कि वहाँ का मकसद लोगों की खिदमत करना है, कमाना नहीं है, और वहाँ का मकसद है कमाना। तो 10 शशके भी ज़्यादा देते हैं। देखो शशके बिना पैसे के नहीं आते भाई, कमर्शियल एटीट्यूड अगर है तो ही आप कर सकते हो। अगर आपके पास कमर्शियल एटीट्यूड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सही है ना भाई? इस चीज़ को ज़रा देखेंगे। और वो इदारे, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको मेरे और आप जैसे लोग चलाते हैं, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके अब्बू का कोई कारोबार होगा, ऐसे कोई बच्चे हैं जिनके वालिद साहब का कारोबार है। क्या कारोबार है बेटा? क्या चीज़ करते हैं? वो मैकेनिक पार्ट्स, बाइक वगैरह के। अच्छा अच्छा। और किसी के वालिद साहब का कोई बिजनेस? सुपर स्टोर है। किस नाम से बेटा? ठीक है। और आपके वालिद साहब का? मोबाइल का। अच्छा। और आपका? आपका तो नहीं, और किसका है? वालिद साहब का बिजनेस है किसी का?
रियल एस्टेट का। तो कहने का मकसद है कि उनका वो काम करने के पीछे का मकसद क्या है, वो ओन कौन करता है वो बिजनेस को, वालिद साहब करते हैं, उसमें चलाने की जो जिम्मेदारी है वो वालिद साहब पे। हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी को अपने बच्चों पे सेग्रीगेट कर सकते हैं कि बेटा आज तुम चले जाओ, तुम ये वाला पोर्शन संभाल लो, तुम वो देख लो, ये देख लो, लेकिन सब चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है? अब उन्होंने फलाह के लिए नहीं खोला, उन्होंने कमाने की नीयत से खोला। तो यहाँ पर जो ओन आएगा, गवर्न आएगा, गवर्न का मतलब होता है टेकिंग केयर, और ऑपरेट आएगा। उसकी जो जो पूरा का पूरा काम है वो मेरे और आप जैसे इंडिविजुअल्स करते हैं। तो कहने का मकसद है कि इनका मकसद होता है प्रॉफिटेबल, यानी इसे हम कहते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्राइवेट सेक्टर होते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड, और पब्लिक सेक्टर होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। अब ये जब बात सामने आई इस बंदे के जिसका मकसद स्कूल बनाने के पीछे पैसे का नहीं था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, मैंने तुम्हें नहीं बोला स्कूल बनाओ, तुम अपनी मर्जी से बना रहे हो। अब जब तुम एक काम अपनी मर्जी से कर रहे हो तो उसके अंदर मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, तो मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों करूं? मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। अगर मुझे ये जिम्मेदारी लेनी पड़ती, मतलब ये कौन सी बात है कि भाई तुम्हें नेकी करने का शौक हुआ और नेकी करने के चक्कर में तुमने अपने अब्बा पे जिम्मेदारी और लगा दी कि अब्बा अब से इसको भी खाना खिलाएंगे हम। अब्बा बोलेगा बेटा तेरे पेट भर भर के थक गया हूं मैं, और एक और जिम्मेदारी तूने लगा दी क्योंकि तुझे नेकी करनी थी। तो ऐसा नहीं है, तुझे नेकी करनी है, तू कमा, तू दे दे, हम पे क्यों और मुसलसल? तेरे को खिलाफ नेकी नहीं कर रहे, तेरे से बच्चे को मार देना चाहिए था, हम खिला रहे ना, यही नेकी है। अब तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप खुद से कोई एक ऐसा इदारा स्टार्ट करते हैं जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप उसे चला रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट कहता है देखो मैं इससे बरीउस जिम्मा हूं, ना मैं इसे संभालने में किसी किस्म की पार्टिसिपेशन करूंगा, ना इसे फंड करने में किसी किस्म की पार्टिसिपेशन करूंगा। तो जाहिर सी बात है, दो स्कूल अगर खुले हुए हैं, एक हुकूमत का और एक मेरे और आप जैसे लोगों का जिसका मकसद कमाना नहीं है, तो दोनों में कोई फर्क तो होना चाहिए ना। तो मैं कहूंगा कि भाई ये गवर्नमेंट इदारा नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है को हमने क्या नाम दिया यहां पर? तो आप जो बात बोल रहे थे वो अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहे थे, लेकिन मकसद समझाना ये था कि इसका एनजीओ नाम पड़ा कैसे। मकसद भी तो पता हो ना कि भाई इसलिए पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा भाई मेरा और आपका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जिम्मेदारियों को बाद में जाके मैंने ही संभालना है तो मैं तो ऑलरेडी अपनी जिम्मेदारी वाले काम कर ही रहा हूं ना, मैं क्यों फिर आपको भी सपोर्ट करूं, मैं अपना बर्डन क्यों इंक्रीज करूं। अब आप बोलोगे कि सर फिर ये लोग एनजीओ क्यों चलाते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा है? तो बेटा नेकी का काम करते हुए कोई फ़ायदा नुकसान नहीं सोच रहा होता, वो अपने मकसद से करता है। तो ये हमारा मकसद ये नहीं कि एनजीओ क्यों बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। हमारा मकसद था कि भाई पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर समझना। पब्लिक सेक्टर होते हैं गवर्नमेंट के अंडर आए हुए इदारे, प्राइवेट सेक्टर में मेरे और आप जैसे लोगों के बनाए हुए इदारे होते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर फॉल करती हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर फॉल करती हैं। जी मेरा बेटा, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नॉन प्रॉफिट पे होगी। वही मैं आगे बात करने वाला था कि अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी का मकसद कमाना ना हो तो उसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट कहेंगे, लेकिन उसमें फिर किसी किस्म की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हाँ, अगरचे ऐसा वक्त आ जाए कि जहां गवर्नमेंट ने बोला कि चलो यार मेरी तरफ से भी 2-5 लाख रुपए ले लो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जी बोलो, अब आप अपने सवाल कर लें। यहाँ तक हमने अपनी क्लास की चीज़ों को पढ़ लिया, कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें। मैंने वही कहा ना, कोविड आ गया था, अब उसमें गवर्नमेंट ने कहा यार मुझे फंड मिले आपको मैं दे देता हूँ। कोई भी चीज़ आ जाए,
काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं तो प्राइवेट एनजीओ है, और हुकूमत कर रही है तो ये हुकूमत का काम है। इसलिए कहा जाता है कि भाई कभी भी कोई सैलाब आ गया या ज़िलज़िला आ गया तो गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत सी निजी इदारों ने मिलके भी खिदमत सर अंजाम दी। तो निजी इदारों में आपके पास एनजीओ भी होती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है लेकिन वो खिदमत करती हैं। तो आगे जैसे जैसे बात करेंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा। अभी तो पहली क्लास है, बहुत से आपके सवाल होंगे जो अगली क्लास में क्लियर होंगे। एक आध कॉन्सेप्ट और रहता है इसमें बताने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा अगली क्लास में। जी मेरा बेटा नहीं बोला, बिजनेस का वर्ड जहाँ आ गया ना, मतलब क्या है? जी मेरा प्यारा बेटा, नहीं मेरा प्यार, ना ना, मकसद क्या मैं जो पैसे दे रहा हूँ उसके पीछे का मकसद अर्निंग या रिटर्न है? 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ कमाने के लिए आपको, और 1 लाख रुपए दे रहा हूँ एनजीओ में, दोनों के पीछे का मेरा 1-1 लाख रुपए देने का मकसद क्या होगा? दूसरे वाले में भी उसको फंडिंग कहते ही इसीलिए कि उसके पीछे जो पैसा दे रहा है उसका मकसद कमाना नहीं है। अगर उसका मकसद कमाना हो जाए तो उसको फंडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो मैंने तभी तो डे 1 कह दिया ना स्टार्ट में कि वो पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसे लेने का मकसद कमाना नहीं होता, अपने खर्चे खुद पूरे करना होता है। अगर आप एक चीज़ बेच रहे हो मार्केट में 1000 रुपये की और वही चीज़ आप बेच रहे हो 300 रुपये की, तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नहीं। एडी की अल्लाह माफ़ करे एम्बुलेंसेस चलती हैं, एडी की एम्बुलेंस पानी पे चलती है या फूंक मारते हैं? पेट्रोल पे चलती है ना। तो पेट्रोल किससे खरीदा जाता है? पैसे से। एम्बुलेंस फ्री है, एम्बुलेंस की सर्विस फ्री है ना, लेकिन आप क्या करते हो? पैसे फिर भी देते हो। वो पैसे क्या होते हैं? ऑनरिंग मनी होती है, कर्टसी पैसे होते हैं। अगर हर बंदा एडी की एम्बुलेंस फ्री है और वो एडी की एम्बुलेंस को यूज़ करे तो एडी फिर कहाँ से पेट्रोल लाएगा? एडी फाउंडेशन कहाँ से पेट्रोल लाएगी? तो आप पैसे देते हो, लेकिन उस पैसे के पीछे का मकसद ये नहीं होता कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो। उस पैसे देने के पीछे का असल पीछे का मकसद है कि आप उसको पैसे दे रहे हो कि यार आपने पेट्रोल की ज़रूरत होगी। पहले जैसे सीएनजी होती थी, तो सीएनजी आपको पता होता था 500 में सिलेंडर फुल हो जाता है। सुजुकी अगर है तो भाई 2 सिलेंडर लगे, 1000 रुपये में हो जाएगा, 1200 रुपये में हो जाएगा। पहले सीएनजी का दौर होता था, सीएनजी में आप क्या करते हो? यार ये 500 रुपये एक सिलेंडर के हो गए। अच्छा पेट्रोल महंगा हो गया, यार ये 1000 रुपये ले। अब आपने जो पैसे दिए वो उसने मांगे नहीं है। एडी की एम्बुलेंसेस पैसे नहीं मांग रही, लेकिन आप फिर भी दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इसलिए दे रहे हो कि वहाँ पर जो काम करने वाला जो बंदा है उसका तो घर चल रहा है ना, उसको तो पैसों की ज़रूरत है ना। तो हर दफ़ा इतना फंड भी नहीं आ सकता। तो खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद के ऑब्जेक्टिव को सस्टेन रखने के लिए वो क्या करते हैं? कोई और सवाल है तो प्लीज़ पूछो, है तो पूछ लो। कोई भी अशकाल, कोई भी कंफ्यूजन जहन में ना रखो। कोई ऐसा सवाल है तो प्लीज़ पूछ लो। कोई ऐसी चीज़ अनवाइंडिंग नहीं जानी चाहिए। जी, पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम पैसा कमाना नहीं है। गवर्नमेंट जो भी इदारे खोल रही है उसके पीछे लोगों पे लगाना। हमने पहले ही कह दिया पाकिस्तान की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान का नाम आएगा। तो हमने कहा कि पाकिस्तान को देख के हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते, हम ये जर्नल बुक को देख के समझते हैं। पाकिस्तान को देख के हम कोई बात नहीं करने वाले। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार मैंने कोई और अंदाज में समझी है और अभी हमने कुछ और अंदाज में समझी, तो प्लीज़ बता दें।
कोई भी नहीं है, एंड करें।